एक बार पुनः स्वागत है विद्यार्थियों। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आड़ीसर लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने स्थिर वैद्युत विभव में बोर्ड हेतु कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 1 के रूप में पेश की थी, उसी कड़ी में आज हम लोग वैद्युत धारिता में जो बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए होते हैं श्रृंखला नंबर 2 के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। तो ध्यान दें कि चूँकि हम लोग का जो चैप्टर था 2, इसमें हम लोग का जो मेन फोकस था ये स्थिर वैद्युत विभव, ये पिछले तमाम वीडियोज में मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग का फोकस होगा धारिता के ऊपर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। इसके जो महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। और आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं कैपेसिटर के विषय में कुछ जानते हैं। और कैपेसिटर या कंडेंसर दोनों एक ही शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि चाहे संधारित्र बोले या कैपेसिटर बोले, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये है क्या, एक्चुअली संधारित्र होता क्या है इसको आपको मालूम होना चाहिए। और जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दो प्लेटें P1 और P2 के फॉर्म में होती हैं, एक प्लेट को P1 को आपने बाहर से दिया है धन आवेश प्लस Q, और ये दूसरी प्लेट P2 के फॉर्म में होती है। ये प्लेट जोड़ी आती है ज़मीन से, पृथ्वी से। ठीक है ना। अब एक प्लेट को जोड़ा है ज़मीन से P2 के फॉर्म में, ग्राउंडेड, और पहली प्लेट P1 को दिया जाएगा आवेश Q। ठीक है, तो बेसिकली जो कैपेसिटर्स का मेन रोल होता है वो होता है आवेश का संचय करना, आवेश Q का संचय करना। और C का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, C=Q/V। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल तो होना ही है। Q का मतलब आवेश हो जाएगा और V का मतलब हो जाएगा विभव। मतलब किसी चालक को दिए गए आवेश और इस आवेश की वजह से उस चालक में उत्पन्न होने वाला विभव, इसका जो अनुपात होता है ये उस चालक की धारिता C कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा विद्यार्थियों ये चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप बात करते हैं कैपेसिटर की, संधारित्र की, कंडेंसर की, तो इसका सीधा मतलब है कि दो प्लेटें P1 P2 के फॉर्म में, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं बल्कि दोनों प्लेटों के बीच में आपको कोई परावर्तित माध्यम भी भरना पड़ेगा। ओके, दिस इज प्लेट P1, दिस वन इज द P2। और ये जो आपने बीच में स्पेस दिखाया हुआ है, कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई परावर्तित पदार्थ जिसका परावर्तांक K है, वो भरा जाएगा। K का मान जितना ज़्यादा होगा C का मान उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि जो फॉर्मूले दिखाए गए हैं, पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला दिखाया गया है, C= दिस इज KA/0/D। एक बेसिक फार्मूला ये है। अगर मान ली वायु के लिए बात करेंगे तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। वायु है तो K का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, K का मान यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। और नीचे जो है ये, जैसा कि डायग्राम में देख पाते हैं कि दो प्लेटें फिर से ये A और B के फॉर्म में दिखाई गई हैं, P1 P2 के फॉर्म में दिखाई गई हैं, और ये जो बीच में रखा गया ये कोई परावर्तित माध्यम है T मोटाई का। तो इससे C का मान कैसे प्रभावित होगा ये फॉर्मूला दिखाया गया है। इन सब की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो अगर तमाम पट्टिकाएँ हैं, तमाम स्लैब्स हैं, तमाम T1 T2 T3 मोटाइयों की तमाम अगर
स्लैब्स हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये सी इक्वल टू फॉर्मूला देखिए दिखाया गया है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान कर लेना है। उसके बाद एक स्फेरिकल कैपेसिटर आपको बताया गया था। स्फेरिकल मतलब गोली है, गोली संधारित्र, ठीक है। और गोली संधारित्र का मतलब जैसा कि इसमें देखिए लिखा गया है कि अगर इसको हमें करना है, वाह्य चालक को करना है जमीन से संपर्क करना है। इसका मतलब एक गोला ये अब आपको बताया गया था, एक गोला अगर बाहर का ये गोला है तो बाहर का गोला निश्चित रूप से ज़मीन से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और अंदर के गोले को जो है हम किसी प्रकार से प्लस की आवेश देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि ये त्रिज्या R1 है, ये त्रिज्या R2 है, तो ये C का फॉर्मूला देखिए दिखाया गया नीचे, C इक्वल टू इतना। तो इसका डिटेल्स आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जो और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। बेलनाकार कैपेसिटर दिखाया गया विद्यार्थियों, सिलेंड्रिकल स्फीयर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हालांकि आपके कोर्स में नहीं, लेकिन आप इसका फॉर्मूला इस प्रकार से देख सकते हैं। दो समांतर तारों की धारिता ये भी दिखाई गई है, हालांकि ये भी आपके यूपी बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, आगे के लिए। और फाइनली अगर कई पट्टिकाएँ हैं तो उसके लिए भी देखिए दिखाया गया है। उसके बाद समायोजन पे आ जाते हैं विद्यार्थियों। वी आर नाउ कंटिन्यू फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन श्रेणी संयोजन का है और दूसरा ऑप्शन समांतर संयोजन का होगा। तो यदि तमाम कैपेसिटर जैसे C1, C2, C3, C3 के बाद C4, इस प्रकार से धारिताओं के तमाम अगर संधारित्र इनको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो उनकी तुल्य धारिता ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और समांतर क्रम अगर कहेगा तो समांतर क्रम में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस प्रकार से जोड़ता जाएगा। तो दोनों ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे निकल आए। एक हालांकि ये भी आपके बहुत तो ज़्यादा डीपली कोर्स नहीं है। आप जो मेन फंक्शन होता है कैपेसिटर का वो होता है आवेश का संचय करना। तो प्रतिरोध के माध्यम से कैसे इसका चार्जिंग होना है, कैसे डिस्चार्जिंग होना है, ओके। तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं V और I टी के बीच में, तो V और T के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आवेशन के लिए, चार्जिंग के लिए ये ग्राफ है, ओके, और डिस्चार्जिंग के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूले भी कुछ दिखाए गए हैं, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे आवेशन के हैं, चार्जिंग के, नीचे वाले ये डिस्चार्जिंग के हैं। हालांकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं, बोर्ड में शायद नहीं है ये, ठीक है ना। और एक समय नियतांक देखिए, ये आपको आगे भी काम आएगा जब आप बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की कैपेसिटर के लिए। तो टाउ इक्वल टू RC फॉर्मूला होता है, ओके। और निरावेशन के लिए कुछ कंडीशन भी दिखाई गई हैं। आवेशन में बैटरी की द्वारा कितनी ऊर्जा प्रदान की जाएगी, Q0 इंटू V0 दिखाया गया है। और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए दिखाया गया है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य आकर्षण बल भी लगता है, तो आकर्षण बल का फॉर्मूला भी देखिए शो किया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले आप और पिछले वीडियो में देखें। अभी मैं फ़िलहाल चालू करता हूँ इसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर चलते हैं। और इस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन आप देख पाते हैं इस प्रकार से है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें ध्यान से। तो विद्यार्थियों हम लोग आते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे फॉर्मूले के बाद। और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाया गया है वैद्युत धारिता से संबंधित। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले देखें क्या दिया हुआ है कि किसी भी चालक को यदि हम 100 माइक्रो कूलाम का आवेश देते हैं तो इसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। चालक की धारिता का मान ज्ञात करना है, मतलब C का मान निकालना है, और आपको Q का मान और V का मान दिया गया है, ओके। ये मान दिए गए हैं, आपको C निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि
जो आपका क्यू कमांड दिया गया है माइक्रो कूलाम में, इसको हमको चेंज कर लेना है किसमें, कूलाम में। तो लिखना है 100 गुणा 10⁻⁶। ओके, अब ये कूलाम में हो जाएगा। सी निकालना है, C=Q/V फार्मूला होता है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो Q का मान ऊपर और V का मान नीचे। तो ये Q हो गया है, ये V हो गया है। तो ये 50 इससे कटेगा 2 आएगा और 2 × 10⁻⁶ इतना कूलाम, ये आपका इतना फैरेड, सॉरी -6 इतना फैरेड, क्योंकि सी निकल रहा है और धारिता को नापते हैं फैरेड में। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर -6 लिखा जाता है इसको माइक्रो लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो फैरेड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया विद्यार्थियों। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी लैंग्वेज आपको देखना है पहले। चेक द लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। और लैंग्वेज में कहता है कि यदि एक गोली चालक जो कि दिखाया गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, इसकी धारिता हमें निकालनी है, सी का मान निकालना है। जबकि साथ में अगर 1000 वोल्ट का विभव दे दें तो आवेश की मात्रा भी ज्ञात करनी है। 2 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि जो त्रिज्या दी गई इसको आपको चेंज कर लेना है मीटर में। 9 सेंटीमीटर था, इसको मैं लिखूँगा 9×2 मीटर। ओके, V का मान दिया 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। फार्मूला आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों। C का फार्मूला दिखाया गया है, दिस इज 4πε0 × R। ओके, तो ये आपको फार्मूला दिखा देना है। और फार्मूला दिखाने के बाद ध्यान देंगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए C का मान निकाला गया, C का फार्मूला पहले ये दिखा दिया 4πε0 R। 4πε0 की वैल्यू है 1/9 10⁹ और ये जो R की वैल्यू है ये दिया था सेंटीमीटर में, को चेंज कर लिया गया है मीटर में। ओके, अब कैलकुलेशन पे और ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि जो मान नीचे दिया गया है 9 ये इससे कट जाएगा, 9 कट जाएगा और ये 9 जाएगा ऊपर, तो 9 2 11 -11 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि -11 फैरेड निकल रहा है ये। अब इसको क्यों ना हम लोग चेंज कर लें फैरेड में, मतलब यदि हम 10 से गुणा कर लें, 10 से भाग कर लें तो ये बन जाएगा 10⁻⁻12। इसको पढ़ा जाता है पीको फैरेड। क्या पढ़ते हैं? पीको फैरेड। ये तो विद्यार्थी सी का मान निकल गया है, धारिता का मान निकला है। अब आपको आवेश भी निकाल लेना है लगे हाथ। और आवेश के लिए फॉर्मूला Q = CV। आवेश का फॉर्मूला है Q = C × V। ओके, तो C का मान आपने जो निकाला है ये मान रखना पड़ेगा, ये मान मत रखना, ठीक है ना, ये मान रखा जाएगा। और V का मान चूँकि दिया गया है, ठीक है ना, V का मान दिया है 1000 वोल्ट, तो V का मान 1000 दिखा दिया है और इसको हल किया गया तो 10⁻⁸ कूलाम ये निकल आता है। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया इस प्रकार से। तो विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है कि एक समांतर प्लेट जो दी गई है संधारित्र की, उसमें प्लेटों के बीच की मोटाई को अगर हम D से शो करते हैं, ठीक है ना, और यदि दोनों की प्लेटों के बीच में अगर दोनों प्लेटें इस प्रकार से दिखाई गई, गैपिंग कितनी है d, और यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में इस स्थान में इतना, यदि हम D/2 मोटाई की कोई धातु की पट्टी रख देते हैं तो C का मान कैसे प्रभावित होगा। ओके, तो ये सवाल दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था प्रूफ में। अगर आप पिछले एक वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जो C का मान निकाला जाता है ऐसे केसेस में वो इस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है क्या है पहले आप वो भी समझ लें, इसकी लैंग्वेज को समझ लें कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में T मोटाई और K परिवर्तनांक वाले किसी माध्यम की पट्टी को रखते हैं तो C का मान इस प्रकार से बनता है। ओके,
डी माइनस टी ऐसे ब्रैकेट में प्लस टी अपॉन के। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, मोटाई इसमें बोला था डी अपॉन 2 लिखा हुआ है, और चूंकि धातु है मेटल, ध्यान देंगे, और मेटल के लिए के का मान इन्फिनाइट होता है। ओके, अगर मेटल है, धातु है, तो उसके लिए के का मान, परावर्तांक का मान इन्फिनाइट या अनंत हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब मान यहाँ आपको पुट कर देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रखनी है, बल्कि एक्चुअली कितना प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा कि कितना गुना बढ़ेगा, ये आपको निकालना है। तो नीचे जो टी लिखा है उसमें डी अपॉन 2 दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, और के की जगह इन्फिनाइट करके ये मान गायब कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद सी का मान देखिए कुछ ऐसा निकलता है। जब आप के का मान इन्फिनाइट करते हैं और साथ में टी का मान डी अपॉन 2 करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला आप यहाँ देख पाते हैं वो कुछ ऐसे बदलेगा। ओके, तो डी में डी अपॉन 2 गया, डी अपॉन 2 बचेगा, तो ये निकला 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये वास्तव में पहले वाले का दूना है। पहले वाला मतलब अगर हम बात करते हैं वाई की, ध्यान से देखेंगे इसको विद्यार्थियों, अगर मैं बात करता हूँ एयर की, वायु की, और उसके पहले बात करता हूँ अगर सी की, तो सी इक्वल टू होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। वायु है तो के का मान 1 हो जाएगा। ओके, अब के का मान अगर 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सी का फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट बचता है, ए बचता है, और अपॉन में डी बचता है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, और ये चूँकि वाई के लिए तो यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो इस प्रकार से अब जो सी आपको मिलता है वो सी जो है पहले वाले का दूना हो जाता है, डबल। ओके, व्हाट सो यू आर गेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस राइट नाउ इज जस्ट डबल ऑफ द इनिशियल वन। इस प्रकार से जो धारिता हो, संधारित्र की जो धारिता होगी वो पहले वाले की दूनी हो जाएगी। ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था विद्यार्थियों, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2020 में इस साल जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन इस पर। और पहले तो सी का व्यंजक पूछा गया है ना। पहले सी इक्वल टू आपको निकालना है के ए, ये आपका व्यंजक प्रूफ करना है। उसके बाद उसी में एक क्वेश्चन जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, दूरी को दुगना कर दिया गया है या फिर मोटाई को दुगना कर दिया गया, क्षेत्रफल को आधा किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें, सवालों की लैंग्वेज को जरूर पढ़ें विद्यार्थियों, नहीं तो पेपर टाइम आपको भ्रम की अवस्था उत्पन्न होना लाजमी है। ठीक है, तो अगेन चेक द क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और उसके अलावा दिखाया गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है 1 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, अभ्रक। अभ्रक एक्चुअली सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है, माइका। ठीक है, इसको भर दिया है और इसका के का मान भी दिया गया है। इसका परावर्तांक कितना दिया गया है, 6। अब इसके लिए हमें सी का मान निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मान दिए गए हैं वो परफेक्ट नहीं दिए गए हैं। परफेक्ट किस सेंस में नहीं दिए गए विद्यार्थियों, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, बीच की दूरी जो है मिलीमीटर में दी गई है ना। तो ये कुल मिला के ठीक नहीं है, जबकि एप्सिलॉन देखिए मीटर में दिया गया है ये। तो ये जो सीजीएस के मान दिए गए हैं इसको आपको पहले बदलना पड़ेगा एमकेएस में। ओके, तो सबसे पहला काम क्षेत्रफल जो दिखाया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आपको दिखा देना है मीटर स्क्वायर में। यहाँ पावर 2 लगा दें, मीटर स्क्वायर। ओके, और ये इस प्रकार से देखें, इसको कैलकुलेशन के बाद ये बन जाता है। ए का मान देख सकते हैं आप, ए का मान जो है जो कि दिया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो आ चुका है मीटर स्क्वायर में।
ए का मान हो गया। बीच की दूरी थी मिलीमीटर में, इसको भी चेंज कर लिया मीटर में, ठीक है। के का मान दिया है 6 और ये है फॉर्मूला। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, बस ये था कि इसमें आपको जो सिस्टम है एमकेएस का उसका ध्यान रखना है। जो भी आंकड़े दिए गए हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। अब इस फॉर्मूले में आपको सारे मान पुट कर देने हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो मान दिया गया ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सारे मान जब इसको रख के इसको हल करते हैं तो ये सी का मान जो है आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू जो बनती है वो 5.31 10 की पावर माइनस का 10 फैरेड ये बन जाता है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन आपको दिखाया गया, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जब कैलकुलेशन मजबूत होगा तो सवाल निश्चित रूप से सही निकलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिखाया गया है। क्वेश्चन 5 में एक गोलीय संधारित्र की बात करता है और गोलीय संधारित्र की बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं, सी का मान निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने अभी तक हुए हैं, सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों फॉर्मूले बेस्ड हैं। देयर इज स्फेरिकल कैपेसिटर, इनर और आउटर रेडियाई दिया हुआ है 0.4 मीटर और 0.12 मीटर, सी का मान निकालना है, ओके। सी का मान निकालना है। तो चालू करते हैं। पहले तो ये जो बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं दी गई हैं, तो एक स्मॉल आर दिखा दिया है जो अंदर वाली त्रिज्या 0.12 मीटर, और कैपिटल आर को दिखा दिया 0.4 मतलब बाहर की त्रिज्या, इसमें दी गई हैं वैल्यूज, ठीक है। फार्मूला मालूम होना चाहिए और इसके लिए जो फार्मूला है वो सी इक्वल टू आप देख सकते हैं 4πε0 कैपिटल आर स्मॉल आर और नीचे आर माइनस आर, ठीक है। ये सारे मान आपको यहाँ पुट कर देने हैं। ये है 19.9 का उल्टा किया तो ये बन गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर नीचे घटाया गया है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नया नहीं है। 1.9 10 की पावर माइनस 11, ठीक है ना। क्या बना है 1.9 10 की पावर माइनस 11 इतना फैरेड। इसको भी आप और चेंज कर सकते हैं विद्यार्थियों। जैसे मैं इसमें 10 से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा 19 और 10 से भाग करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब ये जो मान लिखा गया इसको लिखेंगे 19 पीको फैरेड, स्मॉल पी कैपिटल एफ। तो ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए कि केवल फैरेड जैसे है तो पावर ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको आप कोटिमान को हटाते हुए जो आपका संबंध है पीको फैरेड का विद फैरेड, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बदल रहा है कुछ, इसकी लैंग्वेज आप पढ़ के इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पहले आप देखें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा था कि आंसू जल की 64 बूंदें, ठीक है। आंसू जल की 64 छोटी बूंदें और जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दी गई है 0.1 मिलीमीटर, ओके। 0.1 मिलीमीटर दिया हुआ है और आवेश दिखाया गया है 2.3 × 10⁻12 कूलाम। मतलब 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिलाना है, मिला के एक बड़ी बूंद बनाना है और बड़ी बूंद पे निकालना है विभव का मान, ठीक है ना। जबकि छोटी बूंद पे आवेश का मान दिया गया है इतना, और छोटी बूंद की त्रिज्या भी दी गई है स्मॉल आर। तो ये आंकड़े दिखाए गए हैं विद्यार्थियों। अब आपको इस सवाल को पढ़ते हुए इसको लगाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज को फिर से देख लें क्या क्या दिखाया गया है और इसी में हम लोग चेक करते हैं कि जो मान दिए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। तो पहले तो स्मॉल आर का मान दिया गया है, पहले इसको आपको चेंज कर लेना है क्योंकि ये दिया गया है मिलीमीटर में, इसको मैंने चेंज कर लिया किस में, मीटर में, ओके। आवेश का मान दिया Q इक्वल टू इतना, सही दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। कूलाम में दिया है
सही है। वी का मान निकालना है। वी किस पे निकालना है ये ध्यान दें, वी निकालना है बड़ी बूंद पर। और आंकड़े किस लिए दिए गए हैं? छोटी बूंदों के लिए। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव निकालना है, जबकि जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं सारे किसके लिए? छोटी बूंद के लिए। तो बड़ी बूंद का विभव निकालना है तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, दिस इज कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ध्यान देंगे, ये बड़ी बूंद का विभव हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, और बड़ी बूंद का ये विभव जो निकलेगा उसके लिए हमें कैपिटल Q का मान कैपिटल R का मान मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल R नहीं पता है, कैपिटल Q का मान भी मिसिंग है, लेकिन स्मॉल q का मान स्मॉल r का मान दिया गया है। ओके, तो एक चीज़ आप पहले समझ लें कि ये आपने फर्स्ट ईयर में भी प्रश्नों में क्वेश्चन पे गौर किया होगा कि जब आप कहते हैं कि छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनानी है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन नहीं बदलेगा। आयतन बड़ी बूंद का, आयतन छोटी बूंद का। कितनी छोटी बूंदें? 64। इनको बराबर दिखा देना है। क्या लिखा जाना है विद्यार्थियों? एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन, मतलब V1 बराबर 64 गुणे V2। ओके, ये आपको दिखा देना है। अब बूंद का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब दिखाना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बड़ी बूंद का हो गया, 64 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब छोटी बूंद का हो गया ये। ठीक है, अब कैलकुलेशन चेक करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान दें। 4/3 एक तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कर आएगा, बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 64 इंटू आर क्यूब। 64 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4। ओके, तो अब ये जो बन जाएगा वो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 4³ आर क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालना है, तो दोनों पक्षों में जो पावर चढ़ी है 3 की वो हट जाएगी। ठीक है, एक संबंध आपको मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर में, कैपिटल आर इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान दिया गया था मिलीमीटर में, इसको हम लोगों ने पहले ही चेंज कर लिया था मीटर में, तो ये मान आपको यहाँ पुट कर देना है। इस प्रकार से ये जो मान निकलता है 10⁻⁴ इंटू 4 ये बन जाएगा मीटर, ये कैपिटल आर। ठीक, अब बड़ी बूंद का विभव निकालना विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने फॉर्मूला बताया v इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू है 9 10⁹, ये दिखा देना है, इंटू बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q था और बड़ी बूंद त्रिज्या कैपिटल R है। कैपिटल R तो निकल चुका है, 4R कर लेंगे। कैपिटल Q कहाँ से आएगा? तो कैपिटल Q का मतलब बड़ी बूंद का आवेश, तो बड़ी बूंद को जो आवेश होगा वो चूँकि छोटी बूंदें कितनी 64 हैं, तो कैपिटल Q बराबर 64 इंटू एक छोटी बूंद का आवेश। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने कैपिटल Q का मान और कैपिटल R का मान दोनों चेक कर लिया है। अब ये सारे मान यहाँ आपको पुट कर देने हैं। अब पुट करने के बाद हल करेंगे, तो हल करके आप देख पाते हैं कि जो V का मान निकलता है वो ये फॉर्मूला दिखाया, Q की जगह 64 Q दिखा दिया है, स्मॉल q का मान दिया गया था ऊपर, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और इस कैपिटल R की जगह पे आप निकाल चुके हैं, जो निकला था ऊपर ये भी मान दिखाया गया है। इसको रखने के बाद कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है ना। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए विद्यार्थियों, जिसमें शो किया गया है। 3 से काटेंगे इसको, 3 से, और 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 16 3 48, 48 दूनी 96, 96 ये आ गया। पावर चेक कर लें, 4 ये है, 9 ये है, ऊपर जाएगा 4 9 13 बन जाएगा, ऊपर 12 है, 13 में 12 गया 10 आ गया, मतलब ये जीरो बढ़ जाएगा 960 वोल्ट। तो कैलकुलेशन का अभ्यास करें बार बार, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन फिर आप बीच में लाके छोड़ देंगे इसको, ये चीज़ ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के सामने देखिए लिखा हुआ है ये। अब ये क्वेश्चन से भी थोड़ा बड़ा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लें क्योंकि ये 3 पार्ट में देखिए पूछा गया है। ओके, तो आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना है कि एक्चुअल में लैंग्वेज है क्या। क्वेश्चन 7 में कहता है कि समान रूप से आवेशित और समान त्रिज्या की जल की 64 बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद बनाती हैं। वही जो आपने भी ऊपर देखा था। ठीक, तो बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, बड़ी बूंद के लिए विभव, बड़ी बूंद के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों मान आपको निकाल के दिखाना है। और कंपेयर करना है छोटी बूंद से भी। तुलना में कितना, तुलना का मतलब जैसे नहीं दिया गया इसमें स्मॉल आर, नहीं दिया है स्मॉल क्यू। ओके, तो आपको जो कैपिटल क्यू निकालना होगा मतलब बड़ी बूंद के लिए, वो आपको स्मॉल क्यू के पदों में, आपको जो निकालना होगा कैपिटल आर का मान निकालना होगा, वो निकालना होगा स्मॉल आर के पदों में। ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी स्पष्टता होने के बाद अब आपको ये ध्यान देना है कि जब आपके पास कोई विशेष आंकड़ा क्यू का या आर का नहीं है, केवल 64 छोटी बूंदें दिखाई गई हैं, बस इतना लिखा हुआ है, उसके आधार पर आपको त्रिज्या, विभव और वैद्युत स्थिति ऊर्जा के मान ज्ञात करने हैं इन कंपेयर टू द स्मॉल ड्रॉप। ओके, तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों, लेट अस बिगिन। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले मैंने मान लिया कि जो छोटी बूंद त्रिज्या है वो छोटा आर है, बड़ी बूंद त्रिज्या वो कैपिटल आर मान लिया है। पहला पार्ट चूँकि कैपिटल आर निकालने का था। ओके, तो आपको फिर वही लैंग्वेज यूज करनी है, द फर्स्ट लैंग्वेज, कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। ये काम अभी आपने पीछे किया था। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के बाद आयतन का फॉर्मूला दिखा दिया गया है, बिल्कुल वही तरीका है प्रोसीजर। तो 4/3 दोनों में कटेगा तो कैपिटल आर का मान 4r बन जाएगा। पहला पार्ट हो गया है विद्यार्थियों। सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। अब देखें सेकेंड पार्ट में पूछा है विभव निकालना है हमको। क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो छोटी बूंद का विभव पहले निकाल लें। विभव कैसे निकालते हैं? Q/C। तो Q/C सीखना आप 4πr, ये निकाल के छोड़ दें इतना। ये छोटी बूंद का हो गया। बड़ी बूंद का विभव निकालना है तो निश्चित रूप से कैपिटल क्यू का मान इस्तेमाल होगा। सी को C1 लिख दिया है। कैपिटल क्यू कितना होगा? 64 क्यू, क्योंकि 64 छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बनाने वाली हैं। और सी का मान 4πr, कैपिटल आर दिखा देंगे। कैपिटल आर का मान निकाल चुके हैं। ओके, तो ऊपर 64 क्यू चलने दें और नीचे जो है ये कैपिटल आर की जगह 4r दिखा दिया है। अब आप कंपेयर कर लें कि जो मान ऊपर निकल रहा था बी का, उससे कितना गुना है ये। तो पता है, हम लोग पाते हैं कि 4 से कटेगा तो 16 गुना है ये। मतलब अब जो बड़ी बूंद का विभव होगा वो पहले विभव का, शुरुआती विभव का 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट की तरफ आ जाएं। और इसमें आपको चेक करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो यहाँ भी 2 केस बना लेंगे विद्यार्थियों। एक केस बनेगा छोटी बूंद के लिए, एक केस बनेगा बड़ी बूंद के लिए, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोटी बूंद की ऊर्जा दिखाई गई U1 के फॉर्म में, हाफ सी V²। सी का फॉर्मूला V का ऐसे शो कर दिया है। U2 निकाला गया हाफ C1 V1²। C1 का मान ये, V1 का मान स्क्वायर कर लिया ये, क्योंकि V1 निकल चुका है ये। ठीक है, इसको हल करते हैं तो हल करने पे निकलता है 1024 U। ठीक है, कितना आता है? 1024 U। अब ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है अपने आप। ठीक है ना, इसको आपको करना है, ये नहीं कि जो आंसर जो मैंने निकाला आपने छाप के रख दिया। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके चेक करना है कि 1024 आना चाहिए शुरुआती मान का। ठीक है, दैट विल बी U1।
तो तीनों पार्ट देखिए निकल गए हैं। तीनों पार्ट में आपने पहले क्या निकाला, त्रिज्या निकाल दिया, फिर क्या निकाला, विभव निकाल दिया, और फिर ऊर्जा निकाल दी है। ये सारे मान जो है शुरुआती मान के सापेक्ष निकाले गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 था विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, ध्यान दें। अब ये क्वेश्चन देखिए डायग्राम का दिखाया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आने लगे हैं, पहले भी आते थे और इधर भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन, तो डायग्राम को चेक करने पहले विद्यार्थियों, डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 का देखें क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 4 प्लेटों की चर्चा की गई है। प्रत्येक का क्षेत्रफल देखिए दिखाया गया A1 मीटर, और प्लेटों के बीच की गैपिंग दिखाई गई स्मॉल d मीटर, और ये एकांतर मतलब अल्टरनेट प्लेटें तारों से जोड़ी गई हैं, और हमें निकालना है A और B के बीच का तुल्य धारिता, ठीक। फिर से इसको पढ़ लें। क्षेत्रफल दिखाया गया है, बीच की दूरी दिखाई गई है, एकांतर क्रम में जोड़े गए पतले तारों से। A और B के बीच निकालना है तुल्य धारिता C की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसको देखें कैसे लगाना है। पहले डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो जाएं। चूँकि हमें यहाँ C की वैल्यू निकालनी है विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान देना है पहले तो कि A और B के दरमियान हमें निकालना है C, ओके। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हम बिंदु A पर +Q आवेश प्रदान करते हैं और बिंदु B से जो है -Q आवेश प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पे आपको क्या दिखाई पड़ता है कि प्लस की वजह से, ध्यान देंगे, देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये A से चलने वाली 2 प्लेटें 1 2, ये दोनों प्लेटें धनावेशित हैं, ठीक। अब B से चलते हैं, अब B से चलने पे हम लोग ये देखते हैं कि जब यूँ चलेंगे, ये और ये दोनों एक ही प्लेटें हैं, B से चल रही हैं, तो ये दोनों निगेटिव में हो जाएंगे, ओके। अब आप ये ध्यान दें कि कैपेसिटर का मतलब होता है कि जिसमें आप 2 प्लेटें देखते हैं, एक प्लेट पे धन आवेश होना चाहिए और दूसरी प्लेट पे ऋण आवेश होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जहाँ बनेगा वो एक कैपेसिटर C की रचना करेगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे प्लेटें दिखाई गई 1 2 3 4, ओके। और उसके अलावा मैंने चूँकि धन और ऋण सब दिखा दिया है, तो ध्यान दें कि एक प्लस देखिए ये बना हुआ है, एक माइनस ये बना है, तो एक कैपेसिटर ये बन गया इनके बीच में, इसकी धारिता C1 मान ली, ठीक। एक नेगेटिव ये है, एक प्लस ये है 2 और 3 के लिए, एक कैपेसिटर इसके बीच में बन जाएगा, एक संधारित्र यहाँ बन गया। और फाइनली आप ध्यान दें 3 और 4 के लिए, तीसरी चौथी प्लेट के लिए, तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो इनके बीच में क्योंकि ध्यान दें ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो एक कैपेसिटर यहाँ बन जाएगा, इसकी धारिता C3 मान लिया है। तो विद्यार्थियों हम लोग क्या समझ में आया, हम लोग ये समझ पाते हैं कि जो 1 और 2 प्लेटें हैं इनके बीच में जो सिस्टम बनेगा ये एक संधारित्र बनाएगा C1 कैपेसिटेंस का, और ये जो पोर्शन बनाएगा 2 और 3 के बीच में एक और कैपेसिटर बनाएगा C2 कैपेसिटेंस का, और एक जो ये बनेगा फाइनल एक और संधारित्र की रचना हो जाएगी 3 और 4 प्लेटों के बीच में, इसको हम लोग संधारित्र C3 दिखा देंगे, ठीक है। चूँकि डायग्राम से स्पष्ट है कि जो बिंदु दिखाए गए हैं, तो बिंदु के अकॉर्डिंग एक पॉइंट देखिए यहाँ पे दिखाया गया, एक पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से जोड़ी गई प्लेटें ऐसे,
इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक समांतर संयोजन है। कौन सा संयोजन है? पैरेलल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर C1, C2, C3 या और भी अधिक प्लेट संधारित्र जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कहीं भी आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं, मतलब न क्षेत्रफल का मान दी गई है, केवल बोला है कि क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है, बीच की दूरी स्मॉल d है। तो आपको याद होना चाहिए जब आपको फॉर्मूले बताए गए थे, दो प्लेटें अगर दिखाई गई हैं तो दोनों प्लेटों के लिए एक अगर C निकालना है तो ये होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही मान यहाँ बनेगा C1, C2 और C3 के लिए। और चूँकि ये कॉम्बिनेशन जो है समांतर क्रम का है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो भी फॉर्मूला बताया गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका प्रयोग कर लेना है। देखिए सब जो मैंने आपको बताया वही यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, इसको आपको समझ लेना है। और फिर फाइनली चूँकि संयोजन क्या कौन सा है विद्यार्थी, संयोजन ये समांतर क्रम का है, तो समांतर क्रम में ये निष्कर्ष होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार से C का जो मान निकलने वाला है वो हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, एक पहले कैपेसिटर के लिए, प्लस K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D दूसरे कैपेसिटर के लिए, और प्लस K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तीसरे कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। और यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं ये बन जाएगा 3 इंटू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। अब आपके मन में ये संदेह है कि मैंने तो यहाँ पे K निकाला, यहाँ पे K नहीं आया है तीनों में, तो ठीक है, ये भी आंसर गलत नहीं है। एक्चुअली जब हम लिखेंगे कि जो प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात है तो K का मान 1 आता है, ठीक है ना। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पे फाइनली जो मान निकलता है वो इतना आता है, C इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इतना फैराड, ठीक है। तो ये सवाल आपको देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कंपटीशन में भी आता है, विद्यार्थियों डायग्राम बना देंगे, उसमें आप पूछेंगे कि जो है A और B के बीच में कितना होगा नेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायग्राम का थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, ये डायग्राम, ठीक है ना। अब कम से कम दोनों एक ही क्वेश्चन तो है नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनने चाहिए। इस पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। धातु की 4 एक समान प्लेटों से में प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया है A, गैपिंग है स्मॉल d, आपस में जोड़े गए हैं और निकालना है तुल्य C का मान A और B के बीच में, ठीक है। तो मैं डायग्राम को फिर से बड़ा करता हूँ और फिर से हम लोग चेक करते हैं, जैसे भी पीछे मैंने देखा था आपको दिखाया, तो फिर से हम लोग यहाँ भी चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है बिंदु A दिखाया गया है, ये बिंदु B दिखाया गया है। तो A से फिर चलेगा, 2 प्लेट निकलेंगी, एक प्लेट 1 पे गया है, एक प्लेट 4 पे गया है, ठीक। B से निकाल के दिखाना है, B से गया है, एक 2 पे गया है, एक 3 पे गया है, ओके। अब आपने चूँकि यहाँ दिया धन आवेश प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे भूत संपर्क की वजह से माइनस Q बन जाता है। इस प्रकार से जो प्लेटें 1 और 4 हैं ये प्लस पे आ जाएंगे, और 2 और 3 वाले माइनस पे आ जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसके पहले के क्वेश्चन में भी 4 प्लेटें थी, यहाँ भी 4 प्लेटें हैं, वहाँ आंसर कुछ और निकलता है, और यहाँ भी आंसर वो नहीं निकलेगा कम से कम जो पहले निकला था।
और इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों, कैपेसिटेंस कभी बनता है, कैपेसिटर, जब एक धन आवेश की प्लेट और एक ऋण आवेश की प्लेट आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। दो प्लस के आपस में मिलते हैं या दो माइनस के मिलते हैं तो वो कैपेसिटर नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ कहाँ बनना है, पहले इसको हम चेक करना है। जैसे ये देखिए, एक तो कैपेसिटर ये बन गया है प्लस माइनस का 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे प्लस है और 2 पर माइनस है। और 2 और 3 के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, ओके, बल्कि 3 और 4 में बनेगा, क्योंकि 3 पे माइनस चार्ज है और 4 पे प्लस चार्ज है, तो एक कैपेसिटर बनेगा 3 और 4 के बीच में, ओके। ध्यान दे देंगे, कैपेसिटर यहाँ पर नहीं बनना है, यहाँ नहीं बनेगा, बल्कि 1 और 2 के बीच में बनेगा और 3 और 4 के बीच में बनेगा। क्यों बनना है, क्योंकि ये प्लेटें हैं और प्लेटों की कंडीशन फुलफिल होने की, एक प्लस चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 के स्थान पर 2 ही कैपेसिटर बन पा रहे हैं। कितने संधारित्र बनेंगे, 2। और यहाँ भी चूंकि समायोजन जो है वो समांतर क्रम में है, तो C हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C बराबर, के को हम हटा देते हैं पहले ही, y को लेकर चलते हैं, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये पहले का हो गया, प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये सेकंड का हो गया, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आंसर हो जाएगा, इतना फैराड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया विद्यार्थियों। और आप देख लें नीचे की जो थ्योरी दी गई है, इसको आप पढ़ें, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ में लिखी गई है, ठीक है ना। और इसको और डायग्राम में स्पष्ट किया गया है कि समांतर क्रम को देखिए ऐसे इसने दिखा दिया है, ठीक है। ये प्लेट 1 2 और 3 4 जैसे बनाया मैंने, 2 और 3 के बीच में नहीं बनना, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कैपेसिटर बनेगा वो 1 और 2 के लिए बनेगा और 3 और 4 का बनेगा, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं बनना है। तो ये तो डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद इसका निष्कर्ष देखिए, ये बन जाएगा जो C बराबर इतना इतना, ठीक है। तो जोड़ने पे C बराबर हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया है। अब आप आगे आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कई बार पूछा गया बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता है। मुझे नहीं याद आता कि बोर्ड की कॉपी में कभी हम लोग देखे हों कि जो है ऐसे क्वेश्चन ना मिले हों, और निश्चित रूप से आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाले हैं, तो इसको ठीक से लगा लें। और इसके अलावा भी जो एनसीईआरटी का जो बनेगा एक स्पेशल सीरीज, वो मैं श्रृंखला 3 के हिसाब से बनाऊंगा। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया कि 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, इसको आपने 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, ऊर्जा निकालनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको जो ये कैपेसिटेंस का मान दिया गया है, इसको आपको चेंज कर लेना है फैराड में, ये काम कर लें। बी का मान दिया 100 वोल्ट, ठीक है। यू निकालना है, ये फॉर्मूला आपको कराया गया था, U = हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर को हल कर लेना है और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यह है कैपेसिटेंस के अंदर संचित ऊर्जा, संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या किया गया कुल कार्य। तो सॉल्यूशन आप देख लेंगे, ये 3 × 2 जूल ये प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए महत्वपूर्ण है, फिर से ये सवाल भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में 2020 में कुछ तक में आया हुआ है। और फिर से मैं कहूँगा कि पहले तो प्रूफ आता है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पहले आपको प्रूफ करने को आएगा।
उसके बाद सेकेंड पार्ट में जैसे आवेश को बिना बदले भी की दूरी दूना कर देना है, कितना कार्य करना होगा, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। चलते हैं, पहले लैंग्वेज चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों, लैंग्वेज क्या दिया हुआ है। तो ये सवाल पुनः एक समांतर प्लेट संधारित्र का है जिसकी धारिता दी गई 16 माइक्रोफैरेड। इसको आपने शुरुआत में चेंज कर लिया फैरेड में, वेरी गुड। आवेश दिखाया गया 3.2 × 10⁻⁴ कूलाम, क्यू हो जाएगा। आवेश को बिना बदले, बिना चेंज किए हुए प्लेटों के बीच की दूरी को दूना करना है। ठीक है ना। तो आपको 2 कॉलम बना लेना है इसके लिए, और एक संबंध, चूँकि ये आपका फॉर्मूला है C बराबर K A∝0/D। बात करता है D की, तो आपको संबंध C और D का मालूम होना चाहिए। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D। ओके, तो ये एक संबंध हो जाएगा। इसमें प्लेट की दूरी को दूना करना है। D1 को D माना गया है, D2 को 2D मान लिया गया है। ठीक है, D1 को D और D2 को 2D किया गया है। तो इसके बाद देखिए, एक संबंध निकालने के बाद एक C2 का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बना दिया है। C2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। C1 का हाफ हो जाएगा। C1 दिया था इतना, इसका हाफ कर लेंगे तो 8 × 10⁻⁶ फैरेड, मतलब 8 माइक्रो फैरेड ये बन जाएगा। ये तो कैपेसिटेंस हो गया विद्यार्थियों दूसरी कैपेसिटर पर। अभी इसमें कार्य भी निकालना है। ठीक है ना, कार्य का मतलब ऊर्जा। तो पहले आपको U1 निकालना है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 के फॉर्म में। अब जैसे इसमें बोला कि आवेश को नहीं बदलना है, तो हालांकि U के तो कई फार्मूले हैं। U का फार्मूला ½ CV² भी होता है, लेकिन यहाँ पे ½ CV² नहीं चलेगा। अब यहाँ चूँकि आवेश और C के बारे में जानकारी है, तो हम लोग सेकेंड फार्मूला ये लगा देंगे। तो U1 आपका इतना जूल निकल गया है। इसी प्रकार से आपको U2 निकाल लेना है विद्यार्थियों। U2 आप देख सकते हैं कि U2 का मान निकलता है 1/2। फिर से ये फॉर्मूला लगा के 6.4 × 10⁻³ निकाला गया है। ये आपका U1 निकल रहा है और ये U2 आ गया है। किया गया कार्य हो जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है ना, हमें निकालना है किया गया कार्य, वर्कडन निकालना है। तो मतलब दोनों ऊर्जाओं को घटा देना है। बड़ी ऊर्जा U2 है, तो U2 - U1 ये आप दिखा देंगे तो आपका जो है 3.2 × 10⁻³ जूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने W का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान दें आगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, और ये फाइनली 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं विद्यार्थियों, और पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसका डायग्राम पहले चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और डायग्राम को मैं थोड़ा और लार्ज कर लूँ। ओके, दिस इज परफेक्ट नाउ। चलें क्वेश्चन पे ध्यान दें विद्यार्थियों। इसमें दिखाया गया है कि डायग्राम के बिहाफ पे आपको निकालना है A और B के बीच की तुल्य धारिता। ओके, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसके बीच निकालना है कुल धारिता, C की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटेंस या संधारित्र घरों में सबने देख लिया होगा, है ना। तो ऐसे तमाम कैपेसिटर्स आपस में जोड़े गए हैं। मैं डायग्राम को थोड़ा और लार्ज कर लूँ ताकि इसको समझने में आसानी रहे। ओके, अब ठीक है, दिस इज परफेक्ट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। ध्यान दें कि पॉइंट A आपको दिख गया है, पॉइंट B इधर दिख गया है। ठीक, ये जो दिखाए गए हैं 8 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड,
3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। ये सभी धारिताएं हैं तमाम संधारित्रों की। ठीक है, अब आपको चूंकि निकालना है ए और बी के दरमियान नेट सी की वैल्यू, मतलब इतने सारे कैपेसिटर्स जोड़ने के बाद एक्चुअल में तुल्य या कुल धारिता कितनी आएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले तो एक साइड पकड़ना चाहिए, लेकिन आपको कोई साइड नहीं मिल पा रहा। देखिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जैसे अभी देखते हैं कि पहले ये दो दिखाई पड़ रहे हैं 6 और 3, और ये दोनों हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में है ये? समांतर क्रम में। क्यों हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका जवाब ये कि जब आप ए और बी के बीच में आप कोई बैटरी जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो करंट होता है डिवाइड हो जाता है दो भागों में। ठीक है, और करंट जब डिवाइड होगा दो भागों में, एक भाग यहाँ आएगा, एक भाग यहाँ आएगा, और इधर से भी चलेगा तो यहाँ भी, यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और जहाँ करंट का डिवाइडेशन होता है, जहाँ पे धारा विभाजित होती है, तो वो समांतर क्रम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 6 और 3 जो है समांतर क्रम में हैं, और ये दोनों समांतर के बाद जब इससे जुड़ेगा तो ये श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि अब जो करंट यहाँ पहुँचेगा इन दोनों के क्रॉस, वही करंट यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, और इसके पश्चात जब आप और आगे बढ़ते हैं, जब आते हैं 5 की तरफ, ठीक है ना, तो 5 भी जो है इसके साथ में, एक मिनट थोड़ा इसको फिर चेक करने विद्यार्थियों। हाँ, ये दोनों मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों बताया आपको समांतर क्रम में। ठीक है, और अब ध्यान से देखें, एक्चुअली 6, 3 और 2 ये तीनों समांतर क्रम में हैं। उसका कारण देखिए, उसका कारण ये है कि करंट जब यहाँ से चलेगा, ओके, मैं इसको बड़ा करके पहले इसी फोकस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान दें कि जब करंट यहाँ से चलेगा तो कुछ करंट यहाँ पे आएगा, बाकी करंट यहाँ जाएगा, अब इसमें से कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और बाकी हिस्सा इसमें जाएगा, है ना। ऐसे समझ लें, या फिर ये समझें कि यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, तो यहाँ से एक ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा और फिर जोड़ा, है ना, मतलब ये तीनों समांतर क्रम में हैं। ठीक है, ये तीनों समांतर में आएंगे। उसके बाद जो इन तीनों का निष्कर्ष बनेगा, इसके साथ में श्रेणी बनाएगा। ठीक है, और श्रेणी बनने के बाद इसके साथ जो आएगा वो समांतर हो जाएगा 4 के साथ में। ठीक है, और फाइनली जो बना है आपका ए और बी पॉइंट, तो यहाँ का 8 और यहाँ का जो फाइनल बनेगा, ये दोनों श्रेणी हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको डायग्राम में यहाँ समझ लेना है। देखिए, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा अलग ढंग से पेश कर रहा है, लेकिन निष्कर्ष वही बनता है। आप देखें कि पहला जो ए के पास में, इसको ऐसे रोक देना है। बाकी मैंने आपको क्या बताया कि ये और ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तो इनको मैंने समांतर में दिखा दिया है। और 4 और 5 भी आपस में समांतर क्रम में हैं। ठीक है ना, तो 4, 5 को भी आपस में समांतर में दिखा दिया है। श्रेणी समांतर पहचानना बहुत ही आवश्यक है विद्यार्थियों। जब तक आप श्रेणी समांतर का संयोजन नहीं पहचानेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से ये पहचान हो गई है। अब पहचान होने के बाद क्या करना है विद्यार्थियों, ध्यान दें, चूँकि ये तीनों समांतर क्रम में हैं, कितना है, 2, 3 और 6, तो 2, 3 और 6, 11 माइक्रोफैरेड, इसका हो गया काम ख़त्म। ठीक, अब भाई इस पे आ जाएं।
5 4 9 माइक्रो फैरेड। तो इस प्रकार से 3 जो श्रेणी क्रम में बनता है उसमें एक आ जाएगा आपका 8 वाला, यहाँ से कितना था 11 माइक्रो फैरेड, और यहाँ से कितना है 9 माइक्रो फैरेड। ये तीनों जो हैं श्रेणी में हो जाएंगे, और श्रेणी में हम लोग रिवर्स करके जोड़ते हैं। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनता है 1/, श्रेणी के लिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये बन जाना है। तो देख लें नीचे वही शब्द किया हुआ है, पहले आपने C1 दिखा दिया है, यू कैन सी C1 11 माइक्रो फैरेड, C2 निकाल लिया है 9, और एक जो तीसरा था वो तो दिया ही गया था 8, ठीक है ना। तो इनका रिवर्स करना है, जोड़ना है, एलसीएम इतना बन जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 259/792, इसका रिवर्स कर लेंगे तो ये 792 ऊपर चला जाएगा, 259 259 नीचे आ जाएगा, भाग करेंगे तो 3.05 माइक्रो फैरेड। ये हो गया ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार डायग्राम को देख लें जो मैंने अभी सॉल्व किया हुआ है, डायग्राम को देखें और पूरा सोल्यूशन एक बार फिर से चेक कर लें, और इसमें कहीं आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से स्थिति यहाँ स्पष्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। अब देखिए 13 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें कहा गया है कि डायग्राम में ए और बी के बीच का विभव दिखाया गया है 150 वोल्ट, ए और बी के बीच का विभव दिखाया 150 वोल्ट, और पूछा गया है कि 6 मतलब इधर वाला 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र के प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभव और संचित ऊर्जा दोनों चीज़ निकालनी है, ठीक है। विभवांतर भी निकालना है प्लेटों के बीच में, और साथ में निकालनी है वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको चूँकि पहले आप सी निकाल लें, पहले चेक करें कि कुल सी कितना बनेगा। तो ध्यान देना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमें निकालना है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, पहले सी निकाल लेनी है, ठीक है। और इसके लिए क्या तरीका है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि 2 और 3 दिखाए गए हैं, ये श्रेणी क्रम में है, कोई डाउट नहीं है। श्रेणी का मतलब 1/2 प्लस 1/3 से निकाल लेंगे सी की वैल्यू, इसके साथ में जो आएगा समांतर हो जाएगा, और फिर जो इसका जो निचोड़ आएगा इसके साथ में श्रेणी बन जाएगा, ठीक। तो वही काम यहाँ किया गया है। पहले आप 2 और 3 को श्रेणी में दिखाए हैं तो 1.2 आ गया है, तो 1.2 1.8 के साथ में समांतर में है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ का 3 और 6 श्रेणी में है तो 1.3 1/6 पलटेंगे तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इस प्रकार से आपने पहले सी निकाल लिया कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता है कितनी, ठीक है। अब आप आ जाएं, क्योंकि आवेश पूछा गया है तो आवेश निकालने के लिए आवेश निकालने का तरीका देख लें। पहले क्या है, क्यू निकालना है, क्यू का फॉर्मूला होता है C/V, ओके। पहले आपको आवेश निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला दिखाया गया है C/V। सी का मान माइक्रो में दिया है, चलने दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश निकालेंगे माइक्रो कूलम में निकाल लेंगे। तो सी का मान 2 माइक्रो फैराड और वी का मान 150, ये हो जाएगा कितना 300 माइक्रो कूलम, 300 माइक्रो कूलम। अब आपको निकालना है 6 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर का फॉर्मूला Q/C दिखा देंगे। क्यू का मान आप लोग अभी निकाल चुके हैं यहाँ पे, और सी का मान 6 जो यहाँ पूछा गया 6, तो 6 नीचे आ जाएगा, 50 वोल्ट ये भी बन गया, ठीक है। अब इसी के क्रॉस हमें निकालना है ऊर्जा, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऊर्जा निकालनी है वो इसी कैपेसिटेंस के क्रॉस निकालनी है। तो हाफ CV² लगा देना है फार्मूला सी। अब यहाँ पे चूँकि आपको चेंज करना पड़ेगा, सी का मान जो दिया गया था माइक्रो फैराड में, इसको आपको चेंज कर देना है फैराड में, और वी का मान 50 था, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 7.5 10⁻³ जूल प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अगले पेज पे आते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग एक क्वेरी पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखा हुआ है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इसमें देखिए एक चित्र दिखाया गया, चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता दिखाई गई 1 माइक्रो फैरेड। ओके, तो सी का मान निकालना है। चेक करते हैं इसको। मैं डायग्राम को स्पष्ट कर लूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, मुझे भेजना है। ठीक है, तो ध्यान दें, कहता है कि ए और बी की बीच की तुल्य धारिता है 1 माइक्रो फैरेड। ओके, ये ए और बी के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ जो डायग्राम में सी आपको दिखाया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। जबकि ए और बी के बीच की धारिता कितनी है? 1 माइक्रो फैरेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करेंगे और मुझे फिर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितना आंसर निकलने वाला है। क्योंकि डायग्राम में देखिए तमाम कैपेसिटेंस ये ऐसे दिखाए गए हैं। ठीक है ना, और इन सभी का इसको लेकर के तुल्य धारिता अगर 1 है तो सी का मान कितना होगा। तो श्रेणी संयोजन भी दिखाया गया है, समांतर भी दिखाया गया है। तो ऐसा करते 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 आपको इसको पूरा हल करना है, और हल करने के बाद मुझे इसका जवाब आप भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने आज देखा कि किस प्रकार से जो टॉपिक जो आपने पढ़े थे इसके पहले बाध्यता धारिता में, उस पर आधारित सवाल किस प्रकार से हल किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कई दफ़े लगाने हैं, तब आप निश्चित रूप से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और विशेष रूप से जो C= जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, C= KA/0/D का फार्मूला ये, और एक जो फार्मूला U = 12CV², इसके तमाम क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना फिर निश्चित रूप से क्वेश्चन के गलत होने का चांस कम रहेगा। तो ये आपको ट्राई कर लेना है। और फिर विद्यार्थियों हम लोग इंतज़ार करेंगे श्रृंखला 3 का। थर्ड श्रृंखला जो आपकी बनने वाली होगी वो निश्चित रूप से NCERT के जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन, उसको लेके मैं चलूँगा। अब वो टफ क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप श्रृंखला 1 और श्रृंखला 2 पूर्ण रूप से लगा के तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग इन वीडियोज़ का एंजॉय करें और जो भी कमियां हैं मुझे लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।